नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि करनाल की सबसे बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, खबर यह है कि कल हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष सरदार जगजीत सिंह जिंडा करनाल के डेरा कार सेवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे, लेकिन उनको गुरुद्वारे से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जिसके बाद बवाल मच गया है। और आपको बता दें, आज इस पूरे मामले को लेकर झिंडा गांव के अंदर सरदार जगजीत सिंह झिंडा ने एक महापंचायत बुलाई है, जिसमें काफी सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया हुआ है। और आपको बता दें, इस तरह की 3 मीटिंगें और भी चल रही हैं। हम सीधी बात कर रहे हैं झिंडा साहब से, उनसे जानना चाहेंगे कि झिंडा साहब, जो आपने ये पंचायत बुलाई है, इसका क्या कारण है। मैं पहले तो अब तक चैनल का स्वागत करता हूं कि मेरी हर बात विरोध में भी और हक में भी पूरी तरह ये उठाते रहें। इसके लिए मैं इस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद है। झिंडा साहब, आज जो आपने महापंचायत बुलाई हुई है झिंडा गांव के अंदर, क्या मामला है? किस मामले को लेकर आपने इतना बड़ा कट इकट्ठा किया? ऐसा है जी, मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने की वजह से 14 साल बादल के विरुद्ध मैंने लड़ाई लड़ी है और स्वच्छ लड़ाई लड़ी है। मगर आज मेरे साथ कुछ शरारती लोग जो मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हैं, तो मैं कल अपने कुछ बात लेकर गया था, जिसमें मैं 4 मुद्दों पर बात करना चाहता था। प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बुलाई थी। नंबर 1 मुद्दा था कि संत समाज यहाँ पर 2000 गाड़ी लेकर करनाल से गुजर रहा है, जो संयुक्त मोर्चे पर जाना चाहता है। मैंने उसको सम्मानित करना था, और सम्मानित करने से पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी भी आप 4 बजे उसमें शामिल हो और हम सम्मानित करेंगे। नंबर 2, जो 27 तारीख को पंजाब बंद का ऐलान संयुक्त मोर्चे ने किया हुआ था, उसके बारे भारत बंद की अपील की हुई थी। मैं उसके लिए भारतवासियों को एज ए धार्मिक नेता होने की वजह से मेरा भारत में भी काफ़ी नाम चलता है। लोग मुझे जानते हैं हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की वजह से। मैं सभी किसानों से, व्यापारियों से, कर्मचारियों से, मजदूरों से और सभी नौजवानों से तथा ट्रांसपोर्टों को हाथ जोड़कर बेनती करना चाहता था कि किसान 10 महीने से आंदोलन लड़ रहा है, सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, तो 27 तारीख को सभी संस्थाएं बंद रहें, दुकानें बंद रहें, शहर बंद रहें, ट्रांसपोर्ट बंद रहें, किसान धरने पर शांतिपूर्वक बैठ जाएं, ताकि ये बंद सफल हो सके और संयुक्त मोर्चे को इसका बहुत बड़ा लाभ हो सके। मैं ये नंबर 2 मैं ये अपील करना चाहता था। नंबर 3, मैं इसलिए बुलाई थी कि मैं संयुक्त मोर्चे का हमायती हूँ, किसानों का हमायती हूँ, मैं किसान हूँ। और 3, जो काले कानून सरकार ने बनाए हैं वो किसानों की मौत पर वारंट जैसे हैं, उनको सरकार वापस ले। और मैं जो अपनी सेवा संयुक्त मोर्चे की तरफ से करना चाहता था, निस्वार्थ होकर, बगैर किसी लालच के, अपने घर से खर्च करके, मैं एक सेवक की तरह उनकी सेवा किसानों की करना चाहता था। ये मेरा तीसरा पॉइंट था। मेरा चौथा पॉइंट ये था कि जो HC रिटायर जज प्रशांत अग्रवाल को हरियाणा सरकार ने जज नियुक्त करके SDM के विरुद्ध जांच कमेटी बनाई है, 3 कमेटी बनाई है, 1 महीने के अंदर अंदर उसका फैसला रिपोर्ट देने की बात कही है। तो मैं ये कहना चाहता था, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं कि सरकार जो हमारे साथ समझौते में शर्तें हुई थी, उसको सरकार पूरा करने की जा रही है, इसलिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं। एक बात और इसमें आ रही थी कि मुआवजे का बहुत ज़्यादा रौला पड़ा हुआ था। मैं कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुका था भी मुआवजे का अभी खुलासा नहीं हो रहा।
तो मैंने प्लान किया था कि इस मुआवजे का जो रौला है इसे ख़त्म करना चाहिए। ये पैसे को कोई बड़ी बात नहीं होती, हो जाता है घाटा बाधा कई बार पैसों के ऊपर। हम 5 मेंबरी संयुक्त मोर्चे किसान मोर्चे की 5 मेंबरी गुप्त कमेटी बना देंगे और वो इस मुआवजे की जांच करेगी कि मुआवजा आया कितना, बटा के कि नहीं बटा, उसको हम टाइम दे देंगे। और वो 5 मेंबरी कमेटी जो हरियाणा संयुक्त मोर्चे के सामने अपनी रिपोर्ट दे रख देगी और संयुक्त मोर्चा इस पर विचार कर लेता। इन पांचों बातों को लेकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, मगर जब मैं पत्रकार मेरे से पहले ही डेरा कार सभा पहुँच चुके थे। रात ही पता चल गया था डेरा बाबा सुखा सिंह को और डेरे वालों को पता चल रहा था भाई जिंदा साहब सुबह प्रेस करने वाला चाहते थे। हर रोज़ बाबा जी की मैं परमात्मा जी की शर्म करता हूँ। हर रोज़ हमारी डिस्कस होती रहती है, चाहे वो लंगर की बात रही हो चाहे वैसे बात रही हो। बाबा जी मेरे लिए परमात्मा जैसे थे और मेरी वो उमदाद भी हरियाणा कमेटी के अंदर खाते रह के बहुत किया करते थे। मेरी हर रोज़ डिस्कस चलती थी, मैं पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। यदि बाबा जी को मेरी बात पर किसी बात पर शक था कि कई जिंदा किसानों के विरुद्ध न बोले तो वो मेरे से रात को संपर्क कर लेते, दिन में संपर्क कर लेते। भाई जिंदा साहब आप जो आ रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, हमें पता चला भी आप किसानों के विरुद्ध बोलोगे, तो मेरे साथ अलग कमरे में बैठ के चाहे उसके किसी की ड्यूटी लगा जाते या आप होते, मेरे एजेंडे पढ़ लेते। यदि एजेंडे में उनको कोई बात गलत नज़र आती, किसानों के विरोध में बात गल जाती या कंट्रोवर्सी वाली बात जाती, तो वो कहते भाई जिंदा साहब ये आप नहीं बोलना और आपको इजाज़त दी जाती है। तो मैं उनकी बात मान लेता, मैं तो परमात्मा जी की उनकी इज्जत करता था। मगर उन्होंने बुलाया नहीं, उन्होंने मैं तो उनको कहूँगा वो बदमाशों जैसे थे। जो बिल्ला है वो रात को शराब पीता है, उसकी एक भी हरकत ठीक नहीं है। बाबा जी पता नहीं उस पर कैसे विश्वास करते हैं। दूसरा कल का लड़का है, बाबा जी का वो ड्राइवर है। उन 2-3 आदमियों को बाबा जी ने वहाँ खड़ा कर दिया। जब मैं अंदर गया, प्रेस वाले लोग को वो कह रहे थे कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं करने देंगे। वो कहने लगे, मीडिया के लोग कहने लगे भी जिंदा साहब अभी आ जाएंगे, उनसे बात कर लेना भी करने देनी है या नहीं। जब मैं जैसे ही गेट के अंदर बढ़ा तो वो दोनों ऐसे जैसे मुझे मारने के लिए आ गए, भाई जिंदा तू बाहर हो जा, मैं तुझे प्रेस नहीं करने दे देंगे। मैंने उनको हाथ भी जोड़ा, भी क्यों नहीं करने दोगे? हमें कहते हैं हमें बाबा जी के देश हैं कि जिंदा किसानों के विरुद्ध बोलता है, इसलिए हमारी उगराई पर फटकर पड़ता है। जिंदा को हम इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने देंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की भी मेरी बात सुनो, मैं एजेंडे लिख के लाया हूँ 5। यदि कोई एजेंडा इसमें गलत आपको लगेगा तो आप मुझे ना करने देना, तो यदि इसमें कोई गलत बात लिखी होगी तो मुझे तब भी रोक देना। तो यदि ये सही आपको लगे तो करने दो, नहीं तो मैं कहीं और कर लूँगा। वो कहने लगे नहीं, हम तेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते, तू बाहर हो जा, बाहर हो जा। और इस बात पर मुझे भी तैश आ गया। मैंने उनको कहा ये गुरु का संगत का है, अकेले बाबे का नहीं। बाबे को हम बोरियां देते हैं, अगराई देते हैं, लंगर बाबा यहाँ नहीं पकवाता, इलाके से इकट्ठा करता है। बोरियों हमारे अनाज की वजह से हम लाखों की करोड़ों के हिसाब से यहाँ पर संगत दान करती है। संगत का गुरुद्वारा, बाबे केले का गुरुद्वारा नहीं। तो वो कहने लगा ये गुरुद्वारा हमारा है, हम किसी को करने दें। मैंने कहा फिर बाबा जी को कह दो मेरे मुंह से कोई अपशब्द भी निकल जाएगा, मुझे इस बात का ज्ञान नहीं। मुझे बाहर प्रेस वालों ने कहा भी आपके मुंह से अपशब्द निकल गया था। तो मैंने बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाबा जी से इस बात की माफ़ी मांग ली थी। प्रेस के सामने मैंने मांगी कि यदि मेरे मुंह से कोई अपशब्द निकलता है तो मैं बाबा जी से माफ़ी मांगता हूँ। बाबा जी मेरी परमात्मा के समान हैं, मेरी उम्र के हैं, मैं उनकी कोई भी गलत शब्द उनके। तो दूसरा ये कि मैं हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 20 साल से प्रधान चल रहा हूँ। 14 साल मैं अडोक कमेटी का प्रधान रहा। 6 साल में जब हुड्डा साहब ने ये कमेटी बना दी थी तो 6 साल में नॉमिनेटेड कमेटी का प्रधान रहा। नॉमिनेटेड कमेटी और इलेक्टेड कमेटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। इलेक्टेड कमेटी का तो टाइम होता है,
5 साल हो 3 साल हो, उसको कोई हटाता नहीं। मगर नॉमिनेटेड कमेटी ऐसी कमेटी होती है जिसमें फ्री के मेंबर बने होते हैं। कोई भी हर साल हमारा इलेक्शन होता था, 6 साल में 6 बार इलेक्शन हुआ, और कोई भी क्लेम सकता था भाई जिंदा भी ऐसा मेंबर नॉमिनेटेड होके आया है, हम भी नॉमिनेटेड आके आए हैं, हमें भी मौका चाहिए। मगर नहीं, अखीर साल तो जब मैं बीमार हो गया तो उन्होंने कहा भाई जिंदा साहब की प्रार्थना करो, वो ठीक हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं और सत्ता ज़िंदगी के लिए हम जिंदा साहब को हरियाणा कमेटी के प्रधान बनाएंगे। यहाँ तक उन्होंने मुझे इज्जत दी थी। मगर जो बाबा जी ने मेरे साथ कार्रवाई करवाई है, मैं समझता हूँ कि मेरी ऊपर एक बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है, मेरे ऊपर कलंक लग गया है। धार्मिक गुरुद्वारों का जो हरियाणा कमेटी का प्रधान हो और ऐसी गुरुद्वारे में उससे बात हो, तो ये बेइज्जती बहुत बड़ी है। इसलिए मैंने भी बाबे को चैलेंज कर दिया, बाबा जी फिर हमारे इलाके में आप अगराई करने ना आओ, मैं नहीं बढ़ने दूंगा। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम आएंगे तेरे इलाके में, हमारे पास वोट हैं, लंगर भी ले लेंगे, हम तेरे से नहीं आएंगे। तो मुझे प्रेस वाले भाइयों ने कहा भी आप मत झगड़ो, आप बाहर आन के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। मैं गेट के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया तो उन लोगों ने फिर बदमाशी की, गेट को बंद कर दिया और मेरे विरुद्ध और किसान संयुक्त मोर्चे के हक में नारे लाने लग गए। और कुछ मेरे आदमी थे, वो मेरे हक में नारे लग गए। तो मैंने उनको रोका भी, यहाँ हमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, ये गुरु घर का है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दो, मैं जो बात है अपनी प्रेस के सामने रखूँगा। फिर मैंने वो मुआवजे की बात वहाँ रखी, ये भी 5 बात रखी। तो मैं सिर्फ बाबा जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ। मैंने आज इलाके के सारे को मौजूद आदमियों को इकट्ठा किया हुआ है, उसमें मैंने अपनी बात रखी है, उनको मैंने सच्चाई बताई है। भी इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे, तो आप लोगों की ये जिम्मेवारी बनती है कि 20-50 लोग बाबा जी के पास जाएं, उनसे पूछें भी बाबा जी आपने बगैर बात सुने जिंदे को धक्के कैसे मरवा दिए? कौन होते हैं सेवादार धक्के मारने वाले? डिफ़ाल्टर लोग वहाँ पर बैठा दिए आपने। क्या इसमें आपकी तौहीन नहीं होगी जब सच्चाई सामने आएगी? आगे मैं यही काम करने जा रहा हूँ। हम 20-40 लोग मैं बाबा जी के पास भेजूँगा, बाबा जी से बात करेंगे, भाई जिंदे का गुनाह है कि तेरा गुनाह है, अंदर हम बंद कमरे में बात करेंगे। यदि मेरी गलती हुई तो मैं तो बाबा जी से माफ़ी मांग रहा हूँ, वो हमारे महापुरखों जैसे, मैं उनसे माफ़ी तो नहीं मंगवाऊँगा, पर आज से ये उस दिन से मैं चैप्टर ख़त्म कर दूँगा। जिंदा साहब, इतना बड़ा अपमान हुआ आपका, आपको लगता है कि डेरा कार सेवा एक तरफा हो चुका है किसान आंदोलन को लेके? मैं समझता हूँ किसान आंदोलन की वजह से हो ना हो, इसमें तो किसी बात की शरारत भी हो सकती है, क्योंकि चढ़ूनी साहब ने कुछ ऐसे बदमाश छोड़ रखे हैं जो फेस पर नौजवान मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी कर रहे हैं। हो सकता है बाबे को उन्होंने दावा मार दिया भाई जिंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो हम तेरियाँ बोरियाँ बंद करवा देंगे। बाबा जी घबरा गए हों भाई कभी मेरी गहराई पे ना फर्क पाए, कभी मेरा डेरा ना बदनाम हो। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि बाबा जी को मेरे से पहले पूछ लेना चाहिए था भी आप किस बात पे करना चाहते हैं। तो मुझे कल ऐसी वहाँ पर नज़र आया कि जैसे बाबा जी यहाँ पर और बाबा जी के वर्कर एक डिक्टेटर की तरफ यहाँ गुरुद्वारा चला रहे हैं, जो उनकी मर्जी को जिसको बुलाएंगे उसको बुलाएंगे। मैं फिर संगत के आगे अपील करना चाहता हूँ, तो संगत फैसला करे भाई गुरु घर केले बाबों के होते हैं या संगत के होते हैं। का आज बाबा जी सुखा सिंह बैठे हैं, कल को और बाबा आ जाएगा, तो क्या ये बाबा मलकियत है या इलाके की करनाल की सारे इलाके की संगत उस गुरुद्वारे की मतलब गुरुद्वारा संगत का है कि या अकेले बाबे का है? तीसरी बात और मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि आज हो सकता है कि बादल दलियों ने भी कुछ शरारत कर दी हो, बाबे को धमका दिया हो भाई जिंदा बादल के विरुद्ध बोलता है, किसानों के विरुद्ध बोलता है, तूने इनको कॉन्फ्रेंस करनी। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। कल को यदि हरियाणा कमेटी बन जाती है तो ये सारे गुरुद्वारे हमारे अंडर आ जाएंगे। बाबे को दूरअंदेशी से काम करना चाहिए था। भाई ये प्रधान रह चुका है, कल को हरियाणा कमेटी बनती है
तो फिर कभी मुझे इनकी ना जरूरत पड़ दे। इसलिए बाबे ने दूरअंदेशी का काम नहीं करा। बाबे ने किसी के बहकावे में आकर जो हमारी बेइज्जती करवाने की कोशिश की है, बाबे ने दूरअंदेशी को ना देखते हुए गलत फैसला लिया है। मुझे इस बात का भी बाबे पर जी पर दुख जरूर है। जिंदा साहब, अगर हम बात करें अब इस समय स्थिति क्या है, किस तरह से ये मामला सॉर्ट आउट होगा? ऐसा है जी, मेरे पास इलाके के लोग आए थे जुड़ के। जो मुआवजे की बात है, उन्होंने मेरी तसल्ली करवाई है कि यदि जो 45 लाख आपके पास रुपया आया है, हम 5 अमृतधारी सिख ये बात की पड़ताल करके आपको जो आप जांच कमेटी बनानी चाहते थे वो नाम बनाएं। 5 सिख अमृतधारी हम पड़ताल करेंगे, मुआवजा किन को मिला, कितना मिला। तो यदि वो हमें पूरा हो गया, अभी 45 लाख पूरा बंट चुका है, और वे ये गुरुगढ़ में बैठ के ये बात हो गई, जब मुझे पता चल जाएगा 45 लाख चुड़ूनी ने बांट दिया, तो फिर मेरी कुछ चुड़ूनी से पर्सनल कोई दुश्मनी नहीं है। यदि मुझे पर्सनल दुश्मनी होती तो सीएम साहब के बात करने से पहले मैं अकेला चुड़ूनी को से बात क्यों करता। मुझे चुड़ूनी पर पहले डाउट होता तो मेरे पास जिस एमसी के घर में हुआ था, मेरे पास 2 नेता थे, उनको मैं बीच में बैठाता, एमसी को बीच में बैठाता। मैंने चुड़ूनी से उससे टाइम भी कहा था, मैंने जब अकेले, मैं चुड़ूनी साहब तेरी पगड़ी को ऊंचा करना चाहता हूँ, चुड़ूनी में जिंदा जागता है, मैं भी जिंदा जागता हूँ। मेरा एक लफ्ज भी झूठा हो जाए तो मैं चुड़ूनी से भी माफ़ी मांग लूँगा, किसान संयुक्त मोर्चे से ही माफ़ी मांग लूँगा। मगर मैंने आज चुड़ूनी का बयान पढ़ा है, चुड़ूनी कहता मैं झूठ कहाँ बोल रहा हूँ। चुड़ूनी साहब, अभी सच नहीं पूरा बदले। ऐसा है कि आप मैं जो गलती कर रहा हूँ, मैं उसकी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मैंने गलती की है वो मैं किसान मोर्चे से माफ़ी मांग रहा हूँ। जो तूने गलती की है, तेरा फर्ज बनता था, जब 45 लाख तेरे पास आ गया था तो तुम 5-6 यूनियनों को साथ लेकर क्यों नहीं पैसे लेके आया। जब तुमने रुपया मुआवजा बांटा तो उन 5-6 यूनियनों जो तेरे साथ कुछ कम बात का काम कर रही थी, कुछ ज़्यादा, वो 5 लोग जो हैं हरियाणा संयुक्त मोर्चे के, जो जिले, तू कहता है कि जिले की कमेटी गई, कौन सी जिले की कमेटी गई? 3 आदमी गए, वो भी तेरे गए, फ़ोटो मेरे पास हैं। 3 आदमी जाते हैं, चुड़ूनी साहब के जाते हैं, वो क्या देते हैं क्या नहीं देते, यह भी गंदरब की बातें हैं। चुड़ूनी साहब, तू लीडर बनना चाहता है तो मेरी बात मान। एक तो झूठ बोलना छोड़ दे, एक लालच करना छोड़ दे, एक किसानों की लाशों पर पैसे लेना छोड़ दे, और ईमानदारी से उसमें काम कर। तूने अभी तक संविधान नहीं पढ़ा किसान यूनियन का। मैं 1977 का किसान यूनियन में हूँ, और उस किसान यूनियन में जो दिल्ली पे अपनी फ़ोटो लगाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। ये दर्शाता है कि तू राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहता है, और अपने आप को प्रपोज करना चाहता है कि मेरे वर्कर कितने, तू रंग लगाना चाहता है, भेड़ों को जैसे रंग लगाते हैं ना पॉलिटिकल पार्टी, तू लोगों को रंग लगाना चाहता है, अपनी बेजल समझता है किसानों को, और फ़ोटो लगाता है। ये फ़ोटो लगानी बंद कर दे। वहाँ पर किसान का है जो 2 बल्दों वाला निशान, वो लगा, और भारतीय किसान यूनियन लिख, चुड़ूनी भी लिखनी छोड़ दे। यदि तूने हीरो बनना है, यदि तू ईमानदार है, मेरी बातें मान ले। इस बात का जो है प्रेस के सामने कह दे भाई ये ठीक है, जिंदा साहब बीच में पड़े थे, ये बात हुई थी, तो चलो जो मेरे से कुछ हो गया तो मैंने जिंदा साहब के विरुद्ध बोला, या जिंदा साहब ने मेरे विरुद्ध बोला। हम दोनों भाई भाई हैं, तो किसान संयुक्त मोर्चे के लिए काम करेंगे। मैं कोई उसमें ओहदा नहीं लूँगा, तेरे कोई ओहदा लूँगा, तुझे ही आगे करूँगा। यदि तू सही लाइन पे आ जाएगा तो मेरा मतलब है तू सही लाइन पे आ जा, तो तब जाके काम कर आगे। मुझे कुछ राज जिंदा साहब, 45 लाख आए हैं या 45 लाख से ज़्यादा आया है? ये चुड़ूनी साहब जानता है। शो 45 लाख हो रहा है। इसमें थोड़ी सी गड़बड़ मुझे नज़र आती है कि चुड़ूनी का वर्कर जो 45 लाख रुपए आए, चुड़ूनी का वर्कर एक कह रहा है कि 9 जख्मियों को आए, बांटे गए 10 जख्मियों को। यहाँ भी डिस्प्यूट पैदा होता है। एक जाट जो वकील है डॉक्टर साहब, उसकी बाँह टूटी हुई है, उसको मुआवजा नहीं मिला। यहाँ
क्वेश्चन प्रेस्टीज ये जातिवाद का ही बन गया है। भाई चुरूनी सरदार था, और जिन लोगों का मेडिकल नहीं हुआ, जिनको मामूली चोटें हैं, उनको 2-2 लाख मिल जाता है। जिस वकील की बाँह टूटती है उसको 2 लाख रुपया नहीं मिलता। ये कई बातें अभी शक में हैं, तो ये क्लियर करूँगा मैं सारी। क्या 2 लाख रुपया 9 लाख का 9 आदमियों घायलों को आया, 18 लाख हो गया। 2 लाख जिनकी गाड़ियाँ टूटी थी उनको आया। क्या गाड़ियों वाले को 2 लाख दिया? ये सभी जब बात सामने आ जाएंगी, वो 5 मेंबर अमृतधारी जब ये रिपोर्ट के पेश कर देंगे तो बात का खुलासा हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल बात का खुलासा होना चाहिए कि गुरनाम सिंह चुटगी किस तरह से 45 लाख के मामले में सस्पेक्टेड हो चुका, और जिंदा साहब के सीधे सीधे आरोप है कि 5 अमृतधारी सिख भाई जब इस पूरे मामले की जांच करेंगे तो मामला बिल्कुल खुल के सामने आ जाएगा। मामला दिन प्रतिदिन संगीन होता जा रहा है। जिंदा साहब से हमारा आखिरी प्रश्न है, जिंदा साहब से आखिरी प्रश्न जानना चाहते हैं कि जिंदा साहब डेरा कार सेवा से और आपका जो विवाद चल रहा है वो कब तक सॉर्ट आउट हो जाएगा? वो सब बात ही मामूली है। गुरु घर जो है ना, गुरु नानक देव जी ने सरबत का पढ़ा कहा था, और हमारे जब गुरु नानक देव जी ने लंगर चलाया तो पंक्ति में बैठ के चलाया। उन्हें किसी को भी यह नहीं कहा भाई तू शूद्र जाति से है, तू जर्नल जाति से है। सभी एक पंगत में छते हैं, और आज तक गुरु नानक देव जी के उपदेश के अनुसार हमारे अमृतसर चले जाओ, किसी गुरु घर में चले जाओ, अमृतसर के 4 दरवाजे हैं, 4 ही दिशाएं हैं देश की, उत्तर दक्षिण भारत, 4 ही वर्ग हैं, 4 ही दरवाजे हैं। मतलब हरमंदर साहब ये शो करता है कि हम चारों वर्णों के, चारों धर्मों के, ये हम सभी का आदर सम्मान करते हैं, और जो लंगर चलता है उसमें कोई भेदभाव नहीं होता। वहाँ पर कोई भी गुरुद्वारे में जाए, कोई बात अपनी रखे तो उस बात करने का और देने का सारा वहाँ पर अधिकार है। पर जो कल ये हुआ, यहाँ पर मुझे आ रहा है कि बाबा जी के आदमियों ने वहाँ पर डिक्टेटरशिप खाई है। अब आपने की बात ख़त्म होने की, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है। आपने कहा था अकाल तख्त पे लेके जाऊंगा मामला। नहीं सर, ऐसा है, मुझे आज रोक दिया गया भी इस बात को और ज़्यादा तुल ना लो। आज अमृतधारी जिन आदमियों की मैंने ड्यूटी लगाई है, हमारे सरबत खालसा के वो लोग हैं, अमृतधारी हैं, तो उन्होंने कहा हमारे ऊपर तुम विश्वास करो, आगे की बात को ना बढ़ाओ। ये चिरूनी वाला 45 लाख का मसला जब हल हो जाएगा तो उस दिन बाबा जी से बात करके यही मसला हल करा देंगे। जी धन्यवाद, आपने हमसे बात की है। थैंक यू सर। मैं आपका बहुत बहुत इज्जत करता हूँ कि ये हमारे साथ सुखीजा सीजे है, और अब तक जो टेलीविज़न पर ये इस कंट्रोवर्सी सवाल जो हैं ये बड़ी संजीदगी से उठाते रहते हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ एक साथी और है, उनसे जान लेना चाहते हैं कि आखिरकार जो ये पंचायत हो रही है उसमें क्या फैसला होगा, आपका क्या कहना है? ਸਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੰਡੇ ਪਿੰਡੇ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਾਇਆਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਚਲਾਇਆ, ਫੋਨ ਚਲਾਇਆ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਝੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, 60 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੀਵੀ 'ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਝੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਾਲਾ ਮਾਰਤਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾ ਮਾਰੇ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਜਾਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ ਕਰਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਡ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਇਹ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੇ ਝੀੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ
ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾੜ ਆਈ थी। दोस्तों आपको बता दो, पूरी सिख संगत के अंदर डेरा कार सेवा के मुख्य दरवाजे के ऊपर ताला लगाना चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग समझ से बाहर है कि आखिरकार गुरुद्वारे को ताला लगाया ही क्यों गया। आज तक नहीं लगा, हमने भी नहीं देखा, हमने भी कल पहली बार देखा था। किसान नेता है, उनसे जानना चाहते हैं, ये जाट सभा के जो किसान नेता, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप। मैं ऋषिपाल आर्य, जाट सभा ब्लॉक संघ प्रधान। हमें बड़े दुख की बात महसूस हो रही है कि जब गुरुद्वारा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी अलग बनाने लगे तो जाट सभा भी जिंदा साहब से बात करी थी। उस टाइम पे जिंदा साहब ने जो शिवालय चलते थे, शिवालयों में शिक्षा चलती थी, तो जिंदा साहब की वही सोच थी कि भाई हरियाणा के गुरुद्वारों में शिक्षा का प्रबंध होगा। इतनी लंबी सोच जो अपनी मतलब कौम के लिए इतनी लंबी सोच रखते हो, इतनी बड़ी सोच रखते हो, तो उसी टाइम पर जाट सभा ने इसका समर्थन किया था पूरे हरियाणा ने। और आज उस आदमी के साथ उस मतलब देवता रूपी जो एक कौम को एक पूरी की पूरी को इतनी शिक्षाविद करना की कोशिश थी, और आज उसको एक मतलब मठाधीशों ने अपने ऊपर मतलब इतना बड़ा घनघोर मतलब एक ऐसा काम किया है। हम तो कहते हैं वाहे गुरु से कि उनको सद्बुद्धि दे। वो बाबे हैं, साधु हैं। बाबों का मतलब होता है लोगों की सेवा और सच्ची सुच्ची बात को सुनना, गलत को गलत, सही को सही कहना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए और गुरु नानक उनको सद्बुद्धि दे। हम फिर अपनी तरफ से जाट सभा की तरफ से आज फिर जगदीश जिंदा का पूर्ण सारा जाट समाज इसके साथ खड़े हैं। जो कहेंगे पूरे हरियाणा के ही नहीं बल्कि भारत में कहीं भी मंदिर भी इसके लिए खुले हैं, मंदिरों के दरवाजे भी खुले हैं। और गुरुद्वारा तो गुरु का घर है, उसके तो दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए, और ना हुए। उनके तो सरकार ने भी देखना है, जब ये कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में बड़े बड़े मंदिर है जो